फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल या मेघालय। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भील नामक जनजाति राजस्थान राज्य में निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। रिजले, घुरिये, नैसफील्ड या मार्क्स। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक रिजले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। नागा, बीरहोर, भील या संथाल। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भील नामक जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, महर का संबंध किस विवाह से है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि महर का संबंध किस विवाह से है। मुस्लिम, हिंदू, सिख या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महर का संबंध मुस्लिम विवाह से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। 3, 4, 5 या 6। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में 3 प्रकार का विवाह प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, कहाँ वस्तुएं एवं सेवाएं मुद्रा में खरीदी एवं बेची जाती हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कहाँ वस्तुएं एवं सेवाएं मुद्रा में खरीदी एवं बेची जाती हैं। अस्पताल, स्कूल, बाजार या ग्राम पंचायत। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाजार में वस्तुएं एवं सेवाएं मुद्रा में खरीदी एवं बेची जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, जिन व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे किस श्रेणी का नातेदारी कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे किस श्रेणी का नातेदारी कहा जाता है। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे प्राथमिक नातेदारी श्रेणी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, जब व्यक्ति प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं उसे किन श्रेणी का नातेदारी कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब व्यक्ति प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं उसे किस श्रेणी का नातेदार कहा जाता है। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जब व्यक्ति प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं उसे द्वितीयक नातेदारी श्रेणी का नातेदार कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, जब व्यक्ति द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार होता है तो इस श्रेणी के नातेदार को क्या कहा जाता है? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जब व्यक्ति द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार होता है तो इस श्रेणी को तृतीयक नातेदारी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, जनजातीय विवाह का स्वरूप क्या होता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जनजातीय विवाह का स्वरूप क्या होता है? अंतर्विवाही, बहुविवाही, पर्व अंतर्विवाही या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जनजातीय विवाह का स्वरूप अंतर्विवाही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, हिंदू समाज में किस प्रकार के विवाह प्रचलित है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि हिंदू समाज में किस प्रकार के विवाह प्रचलित है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हिंदू समाज में अंतःविवाह प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन, फ्रेंच, संस्कृत या उर्दू। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी? मैक्स मूलर, स्पेंसर, दुखरिम या मैक्स वेबर। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक दुखरिम ने लिखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं? अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 338। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? शोषण, असमानता, जातिवाद या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जातिवाद जाति व्यवस्था की देन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? सबसे बुजुर्ग पुरुष, सबसे बुजुर्ग महिला, पढ़ा लिखा व्यक्ति या ज्येष्ठ पुत्र। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिवादिता या मानसिक सुरक्षा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यक्तिवादिता संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जाति का आधार क्या है? भाग्य, क्रम, पुनर्जन्म या जन्म। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जाति का आधार जन्म है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शूद्र जो है
वह द्विज नहीं कहलाते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या गुजरात? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय परिवार पर नगरीकरण के प्रभाव के क्या कारण हुआ? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय परिवारों पर नगरीकरण के क्या प्रभाव के कारण हुआ? संयुक्त परिवार का विघटन, स्त्री पुरुष में समान स्थिति, विलंब विवाह या उपयुक्त सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय परिवार पर नगरीकरण के प्रभाव के कारण स्त्री पुरुष में समान स्थिति हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार या इनमें से सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी परिवार की विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? संथाल, टोडा, मुंडा या खस? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बहुपति विवाह टोडा जनजाति में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चाचा नातेदारी द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार या धर्म? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार जाति है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।